नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम ISLM मॉडल विद फॉरेन सेक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको एक सिंपल ISLM मॉडल 3 सेक्टर मॉडल एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूँ। ये है IS कर्व, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये है LM कर्व, ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है। Y एक्सिस पे हम इंटरेस्ट रेट लेते हैं और X एक्सिस पे हम आउटपुट लेते हैं, और IS और LM कब जिस पॉइंट पे एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट I, और यह है इस इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट पर इक्विलिब्रियम आउटपुट Y। तो IS कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? तो IS कर्व बेसिकली इन्वेस्टमेंट सेविंग, इसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट सेविंग। ये दर्शाता है कि किसी भी लेवल पर किसी भी इंटरेस्ट रेट के लेवल पर इन्वेस्टमेंट कितना होता है। और या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या घटता है तो इन्वेस्टमेंट पे वो कैसे असर डालेगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट जब घटेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट घटेगा। इसीलिए जो IS कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो आप देख सकते हैं, अगर इस कर्व पर अगर हम ये पॉइंट ले लें तो यहाँ पे एक इंटरेस्ट रेट हाई है, अब देख सकते हैं जो आउटपुट है वो घट गया, ठीक है। और अगर हम इंटरेस्ट रेट घटाएंगे तो आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लो है, ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज़ होने के, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज़ होता है तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है नेशनल इनकम पर। तो यहाँ पे ये नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो IS कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, बिकॉज देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आइए, और ये जो LM कर्व है जो बताता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस और मनी सप्लाई। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस और मनी सप्लाई का रिलेशन इंटरेस्ट रेट से पॉजिटिव होता है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आप देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पे जो मनी सप्लाई है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, और अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा तो यहाँ पे जो मनी सप्लाई है वो डिक्रीज़ होगा। इसीलिए ये जो LM कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो इस मॉडल में हम फॉरेन सेक्टर को इंक्लूड करेंगे। तो फॉरेन सेक्टर को इंक्लूड करने के लिए हमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो हैं उसको इनकॉर्पोरेट करना होगा इस मॉडल के अंदर। तो जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है उनको ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ये एक हो गया ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, और दूसरा है इंड्यूस ट्रांजैक्शन। तो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन वो प्रकार के ट्रांजैक्शन होते हैं जो नीड बेस्ड होते हैं, ज़रूरत पड़ने पर ही वो ट्रांजैक्शन होते हैं। तो इन ट्रांजैक्शन में बेसिकली एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स आ जाते हैं, फॉरेन ट्रेड आ जाते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन में। इंड्यूस ट्रांजैक्शन में जो है दीज काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्लूड रिसीट एंड पेमेंट्स। ये जो है इंड्यूस ट्रांजैक्शन में आता है, ओके। तो रिसीट होगा, दैट इज़ एन इनकम फॉर द डोमेस्टिक इकॉनमी। रिसीट होगा एक्सपोर्ट पर, जब आप कोई गुड्स एंड सर्विस को बाहर के मार्केट में एक्सपोर्ट करेंगे तो इनकम का इनफ्लो आपकी मार्केट में होगा, तो दैट्स द रिसीट। और अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो होगा वो आपकी मार्केट के अंदर आएगा, दैट इज़ इनफ्लो। और जो
इनकम होगा वो बाहर जाएगा, दैट इज़ एन आउटफ्लो ऑफ इनकम। तो दीज आर कॉल्ड इंड्यूस ट्रांजैक्शन। तो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन और इंड्यूस ट्रांजैक्शन का जो सम टोटल होता है उसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, तो जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें पहले ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन को कंसिडर करना है, ठीक है, दैट इज़ फॉरेन ट्रेड। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को हम कंसिडर करेंगे। जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है दैट इज़ द गुड्स मार्केट। जो IS कर्व हमें जो बताता है वो फॉरेन ट्रेड, माफ़ कीजिएगा, द इंक्रीज़ इन इनकम रिजल्ट्स इन इंक्रीज़ इन एग्रीगेट डिमांड। और ये इनकम क्यों इंक्रीज़ होता है? अगर मान लीजिए मैं इसको एकदम बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको मैं बताता हूँ। अगर आपका देश ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है तो आपके देश के अंदर में जो इनकम का इनफ्लो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। और अगर आपका देश बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है और एक्सपोर्ट में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है या तो एक्सपोर्ट घट रहा है, तो जो इनकम का जो फ्लो होगा वो आउटवर्ड होगा, यानी आउटफ्लो ऑफ इनकम। और जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो होगा वो आपके देश के अंदर आएगा। तो जो एक्सपोर्ट है वो IS कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करता है। इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट्स जो है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है क्योंकि इनकम का फ्लो आपके देश में हो रहा है, और इनकम का फ्लो आपके देश में हो रहा है तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। अगर इंपोर्ट आपका देश कर रहा है, ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है, तो जो एग्रीगेट डिमांड है वो रिड्यूस होगा क्योंकि जो इनकम का फ्लो है वो आउटवर्ड है, आपके देश से बाहर जा रहा है, इसीलिए एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। Thus the trade balance whether positive or negative alters the aggregate demand function। तो इससे हम ये समझ सकते हैं जो ट्रेड बैलेंस है वो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, पर जाहिर सी बात है कि ये जो ट्रेड बैलेंस है वो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन को अफेक्ट करेगा। और LM कर्व जो होता है ये देखा गया है कि जो फॉरेन ट्रेड के इंक्लूजन के कारण LM कर्व में कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आता है, ठीक है। तो इसीलिए जो LM कर्व है उसको हम यहाँ पे कांस्टेंट मान के चलेंगे। LM कर्व तभी अफेक्ट होगा जब BOP जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन है वो ऑल्टर होता है किसी भी कंट्री का। बट फॉरेन ट्रेड के इंक्लूजन के कारण LM कर्व जो हमें बताता है कितना मनी सप्लाई है एट अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट, वो LM कर्व फॉरेन ट्रेड के कारण कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। एनीवे, तो ये यहाँ पे इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो ये देखिए, ये है C+I+G = C+S+T। ये है 3 सेक्टर मॉडल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉरेन ट्रेड को इंक्लूड कर देंगे। जब हम फॉरेन ट्रेड को इंक्लूड करेंगे, ये देखिए फॉरेन ट्रेड इंक्लूड हो गया। जब हम फॉरेन ट्रेड को इंक्लूड करेंगे तो हमें सबसे पहले तो कुछ एक्सप्लेनेशन देना होगा कि ये इंक्लूड होने से हो क्या रहा है। आखिर जो एक्सपोर्ट है किसी भी देश का वो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, फॉरेन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज से गवर्न होता है, ठीक है। अगर फॉरेन कंट्री में इनकम इंक्रीज़ होता है तो आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, आपकी कंट्री से एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। इंक्लूजन ऑफ फॉरेन डिमांड पैरामीटर्स इन डोमेस्टिक मॉडल ऑफ अ कंट्री इज़ नीदर एंड इज़ आसान काम नहीं है। तो इसीलिए इसी चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए जो सिंप्लीफाइड मॉडल है, हमें मॉडल को सिंप्लीफाई करके रखना है, हमें इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको हम कांस्टेंट फैक्टर मान के चलते हैं। जो इंपोर्ट है किसी भी देश का वो भी काफ़ी वैरायटी ऑफ फैक्टर से अफेक्ट होता है, ओके। तो फॉर द सेक ऑफ एनालिटिकल सिंप्लिसिटी, जो इम्पोर्ट्स है दे आर ट्रीटेड एज द फंक्शन ऑफ द कंट्रीज नेशनल इनकम, ठीक है। जो इम्पोर्ट में तभी इफेक्ट आएगा अगर किसी भी देश का नेशनल इनकम में कोई चेंजेस आता है। नेशनल इनकम बढ़ेगा तो इंपोर्ट बढ़ेगा, नेशनल इनकम घटेगा तो इंपोर्ट घटेगा। तो ये जो इंपोर्ट फंक्शन है जिसका इस्तेमाल हमने पिछले वीडियो में किया था इनकम डिटरमाइन करने के लिए ओपन इकोनॉमी मॉडल में, वो सेम इंपोर्ट फंक्शन है। M बार
प्लस एम वाई। एम बार जो है वो ऑटोनोमस इम्पोर्ट है और जो स्मॉल एम है वो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट। With X and M defined the foreign sector product market equilibrium condition given in equation 18.2, ये वाले इक्वेशन में उसको हम रीराइट करेंगे। इसमें बेसिकली क्या किया, जो इम्पोर्ट्स थे, जो इम्पोर्ट फंक्शन है उसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया इन प्लेस ऑफ M। तो यहाँ पर ये आ गया इम्पोर्ट फंक्शन और ये पूरा इक्वेशन हो गया C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स बार माइनस एम वाई प्लस इज इक्वल टू नेशनल इनकम और एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस एस प्लस टी। तो ये है प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन, जिसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो C है, I है, ये सब चीज़ें इसको हम रीराइट करेंगे। तो जो C है वो है कंजम्पशन फंक्शन। जो कंजम्पशन फंक्शन है उसको हम इंपोर्ट करेंगे, नॉट इंपोर्ट सॉरी माफ़ कीजिएगा, हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे इस फंक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इनकम है ये है डिस्पोजेबल इनकम। हम जानते हैं डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, अगर हम इनकम में से टैक्सेस को निकाल दें तो वो होगा डिस्पोजेबल इनकम। और ये जो S है इज़ इक्वल टू माइनस ए प्लस 1 माइनस बी ऑफ ए, ये है सेविंग फंक्शन, ठीक है। दिस इज़ द सेविंग फंक्शन। एंड सेविंग फंक्शन जहाँ हम जानते हैं कि अगर 1 माइनस हम b करेंगे, b जो होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो हमें मिल जाएगा MPS जो होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। और इन्वेस्टमेंट की जगह पर हम लिखेंगे I बार माइनस एच आई, जहाँ पर H जो है वो 0 से बड़ा है, जाहिर सी बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। G को हम कांस्टेंट मान के चलेंगे और T है उसके जगह पर हम टैक्स फंक्शन को रखेंगे। जो टैक्स फंक्शन होता है T बार इज इक्वल टू स्मॉल t टाइम्स y। जो T बार है वो कांस्टेंट टैक्सेस हैं और जो T है स्मॉल t है वो है टैक्स रेट जिसका वैल्यू 1 से कम होगा और 0 से ज़्यादा होगा। तो हम ये इन चीज़ों को हम इंट्रोड्यूस करेंगे इस फंक्शन के अंदर। तो देखिए ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू ए प्लस बी टाइम्स y माइनस जो t टैक्स फंक्शन था उसको हमने यहाँ पे रख दिया, उसको हमने इधर रखा, प्लस i माइनस एच आई, ठीक है। ये रहा i, इसको हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया और g जो था हमारा वो कांस्टेंट था, एक्सपोर्ट हमारा कांस्टेंट था और ये जो m है वो ऑटोनोमस इम्पोर्ट है और ये m माइनस एम वाई, ठीक है। अभी ये इक्वेशन को रीअरेंज किया है, अब बिल्कुल समझ सकते हैं, बहुत आसान है समझना। यहाँ पे इन्होंने b को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अंदर, ठीक है। और फिर इन्होंने क्या किया है, फिर इन्होंने जो y वाले टर्म्स हैं इसको मैं यहाँ पे लिख करके बताना चाहूँगा आपको। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पर देखिए ये जो है y इज़ इक्वल टू ए प्लस बी वाई माइनस बी टी बार माइनस बी टी वाई प्लस आई माइनस एच आई प्लस जी बार प्लस एक्स बार माइनस एम बार माइनस एम वाई। तो ये जो y वाले टर्म्स हैं इसको ओके, इसको और इसको ले लिया गया है एक साइड में, तो ये हो जाएगा y माइनस बी वाई प्लस बी टी वाई प्लस एम वाई इज इक्वल टू a माइनस बी टी बार प्लस आई माइनस एच आई प्लस जी बार प्लस एक्स बार माइनस एम बार। तो अब यहाँ से y कॉमन लिया इन्होंने, तो ये हो जाएगा y टाइम्स 1 माइनस बी प्लस बी टी प्लस m। और इसको हम रीराइट कर सकते हैं फिर से, y इज़ इक्वल टू, हम ये साइड की बात कर रहे हैं यहाँ पर,
ठीक है, ये हो जाएगा y माइनस बी टाइम्स 1 प्लस टी, सॉरी नॉट 1 प्लस टी, 1 माइनस, माफ़ कीजिएगा मैं इसको फिर से लिखना चाहूँगा, ये हो जाएगा y 1 माइनस बी टाइम्स 1 माइनस टी प्लस m। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया, ये जो एक टर्म है उसको उन्होंने राइट साइड ऑफ द इक्वेशन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 1 माइनस बी टाइम्स 1 माइनस टी प्लस m। ठीक है, सिर्फ ये वाले टर्म को इन्होंने राइट इक्वेशन के राइट साइड में ले लिया, तो ये हो जाएगा दिस। ओके, तो ये जो इक्वेशन है 18.6, जिसको इन्होंने फर्दर सिंप्लीफाई किया है, ये 1 ओवर 1 माइनस बी माइनस 1 माइनस बी टाइम्स 1 माइनस टी, ये जो टर्म है ये बेसिकली है टैक्स ट्रेड मल्टीप्लायर, जिसको इन्होंने MTT से डिनोट किया है, दिस। ठीक है, MTT से डिनोट किया है, और बाकी जो टर्म है, जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, जिसमें A हो गया, I हो गया, G बार हो गया, X बार हो गया, M बार हो गया, इसको इन्होंने डिनोट किया है A से। तो ये इक्वेशन को इन्होंने रीराइट किया है, y इज इक्वल टू MTT विच इज़ नथिंग बट टैक्स ट्रेड मल्टीप्लायर, और A बार इज़ नथिंग बट द कंपोजिशन ऑफ ऑल दिस कांस्टेंट टर्म्स which are A plus I plus G plus X minus M. These constant terms is nothing but A bar. तो यहाँ पे ये इक्वेशन ऐसा हो गया, this is the equilibrium, this equation gives the aggregate demand function in 4-sector model, or we can say this equation also gives national income determination in 4-sector model, and which includes tax, investment function and import function. अब IS कर्व का डेरिवेशन कैसे होता है? तो इन्होंने क्या किया है कि assuming interest rate to be given as I2, ठीक है, I2 से दिया जा रहा है इंटरेस्ट रेट, the aggregate demand is shown by the line AD1। तो ये जो लाइन है AD, माफ़ कीजिएगा, नॉट E, दिस लाइन AD1, which is equal to MTT times A bar minus BT bar minus HI2। ठीक है, the line AD1 intersects with the AE equal to A. This is the 45 degree line. इसको दूसरा कलर यूज़ करना चाहता हूँ। This is the 45 degree line which shows that AE is equal to income. That is AE is equal to, AE is nothing but aggregate expenditure is equal to aggregate demand, और Y national income। तो ये जो 45 डिग्री लाइन है वो AD1 को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट E1 पर, और ये जो AD2 लाइन है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्रीज़ हो गया, इंटरेस्ट रेट फॉल्स टू I1, एंड जो बाकी सारे फैक्टर्स हैं वो सेम है, कांस्टेंट है, उनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो जो AD1 वाला जो लाइन था वो शिफ्ट होके चला गया AD2 पर, ये वाले लाइन पे। तो यहाँ पर ये जो 45 डिग्री लाइन है वो AD2 कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट E2 पर। तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो शिफ्ट हो गया E1 से E2 पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नेशनल इनकम है वो भी इंक्रीज़ हुआ फ्रॉम Y1 टू Y2। दिस इज़ ऑल बिकॉज इंटरेस्ट रेट
जो है वो फॉल हो गया, इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज़ हो गया, और जो AD कर्व है, AD1 कर्व है, वो शिफ्ट हो गया AD2 पर, ठीक है। और इसी के कारण जो Y है, नेशनल इनकम है, वो इंक्रीज़ हुआ फ्रॉम Y1 टू Y2। तो यही इंटरेक्शन को हम एनालाइज करके यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज़ हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस द IS कर्व इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट। तो इसी के कारण से जो IS है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अभी देख सकते हैं ये इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है, तब देख सकते हैं अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होकर I1 से I2 पे चला जाता है तो जो नेशनल इनकम है उसमें गिरावट आएगी, और अगर ऑपोजिट होता है, यहाँ पे फॉल हो जाता है, अब देख सकते हैं नेशनल इनकम में बढ़ोतरी होगी। तो ये न्यूमेरिकल एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डेरिवेशन ऑफ द IS कर्व एंड ऑल्टरनेटिव मेथड, इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द 4 सेक्टर ISLM मॉडल। हमने यहाँ पर ये सिंपल ISLM मॉडल IS कर्व को डिराइव किया है, यहाँ पर सिंपल IS कर्व। अभी हमने ये नहीं देखा है कि फॉरेन ट्रेड से क्या इफेक्ट होने वाला है, ठीक है। टू प्रेजेंट द कंप्लीट ISLM मॉडल वी नीड, बिफोर दैट, so to present the complete ISLM model we need to combine IS and LM function for this purpose, ठीक है। IS और LM function को हम combine करेंगे। we will use IS function derived in equation 18.10, जो 18.10 में ये है IS function को derive किया गया। चलिए आइए इस न्यूमेरिकल को देख ही लेते हैं। ये न्यूमेरिकल में क्या है कि इन्होंने पिछले चैप्टर में से एक एग्जाम्पल का इस्तेमाल किया है। तो the 3 sector product market model is given as follow, this 3 sector का, जिसमें I is equal to ये, this is this and this is this. Let us now add foreign trade to this model, assuming X is equal to 50, X bar is equal to 50 and M is equal to, this is import function. By substituting the value of these model by substituting value of 3 sector model and values of X bar and M bar, अब इन्होंने क्या किया है, ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला इसमें इन्होंने ये वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दिया, और ये वैल्यूज़ का सब्सटीट्यूट करके इन्होंने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम डिटरमाइन कर लिया 4 सेक्टर मॉडल में। तो IS कर्व एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में चेंजेस आने से शिफ्ट कैसे होगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। इसको पहले मैं मिटा दूँ। तो जो IS कर्व है, अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट, सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे एक्सपोर्ट जो है वो अगर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, इंपोर्ट रिमेनिंग कांस्टेंट, तो जो IS कर्व है वो उसका शिफ्ट होगा राइटवर्ड, ओके। और अगर इंपोर्ट इंक्रीज़ हो रहा है एंड एक्सपोर्ट जो है वो कांस्टेंट है, तो जो IS कर्व का शिफ्ट होगा वो होगा लेफ्टवर्ड, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में चेंजेस आते हैं तो IS कर्व पे ये इफेक्ट होता है। और अगर
एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों साइमल्टेनियसली चेंज हो रहे हैं, तो अगर जो चेंज इन एक्सपोर्ट है वो ग्रेटर देन चेंज इन इंपोर्ट है, तो जो शिफ्ट होगा वो राइटवर्ड होगा, राइटवर्ड। और अगर चेंज इन एक्सपोर्ट इज़ लेस देन चेंज इन इंपोर्ट, तो जो शिफ्ट है वो लेफ्टवर्ड होगा। अब IS और LM कर्व को हम कंबाइन करेंगे टू गेट द 4 सेक्टर ISLM मॉडल। तो इसमें इन्होंने क्या किया, टू बिल्ड द 4 सेक्टर ISLM मॉडल वी रिकॉल हियर आवर IS फंक्शन गिवन इन इक्वेशन 18.10, जो हमने देखा ये IS फंक्शन जो इन्होंने डिटरमाइन किया है उसका इस्तेमाल किया इन्होंने। और जो ये LM फंक्शन है वो इन्होंने पिछले चैप्टर में से लिया है, तो ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है इसमें कि ये कहाँ से आया। ये पिछले चैप्टर में इन्होंने कोई एग्जांपल था उसमें LM कर्व का डेरिवेशन किया था, तो यही वही एग्जांपल में से इन्होंने LM फंक्शन को उठा लिया। और क्योंकि LM फंक्शन जो फॉरेन ट्रेड के इंक्लूजन से LM फंक्शन पे कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आता है, तो इन्होंने 3 सेक्टर मॉडल में से ही LM कर्व को उठाकर यहाँ पर रख दिया है एनालिसिस करने के लिए। बाय यूजिंग दीज IS एंड LM फंक्शन वी कैन फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इनकम। ठीक है, तो अब बेसिकली अब सिंपल प्रोसेस करेंगे हम। बेसिक इकोनॉमिक्स में अगर हमें जानना है कि डिमांड और सप्लाई कब एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो आप क्या करेंगे, डिमांड फंक्शन लेंगे, सप्लाई फंक्शन लेंगे, दोनों को एक दूसरे से इक्वेट कर देंगे एंड यू विल फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइस। ठीक है, और यहाँ पे सेम चीज़ कर रहे हैं, इन्होंने एग्रीगेट डिमांड, सॉरी नॉट एग्रीगेट डिमांड, इन्होंने IS फंक्शन लिया और LM फंक्शन लिया, को इक्वेट कर दिया, और अब I के लिए सॉल्व करेंगे एंड बाय सॉल्विंग फॉर I एंड दे विल बी एबल टू गेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे इन्होंने इक्वेट कर दिया, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, और देन दे स्टार्टेड सॉल्विंग फॉर I। ठीक है, तो ये बेसिकली हो जाएगा 740 माइनस 200 इज़ इक्वल टू 5000 I प्लस 4000 I। सो अब इसको सॉल्व करेंगे तो I इज़ इक्वल टू 0.06 विच इज़ इक्वल टू 6%। Thus the general equilibrium in 4 sector model, ये एग्जाम्पल के हिसाब से इज़ y इज़ इक्वल टू 500। अब अगर हम I की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे, या तो आप IS फंक्शन में सब्सटीट्यूट कीजिए या तो LM फंक्शन में सब्सटीट्यूट कीजिए, आंसर सेम आने वाला है। तो अगर आप 0.06 को आप सब्सटीट्यूट करें किसी भी इक्वेशन में, तो y की वैल्यू आ जाएगी 500। अब ये पैराग्राफ में बेसिकली मोटा मोटी लिखा हुआ है कि IS कर्व में शिफ्ट्स कैसे आएंगे, जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया। यहाँ पर आपको मैंने बताया कि IS कर्व में बेसिकली शिफ्ट्स कैसे आने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो ओरिजिनल पॉइंट था E2 है, यहाँ पे IS2 कर्व है ये। अब ये E2 से E3 पर कैसे चला गया, तो बेसिकली जैसा कि मैंने बताया था, एक्सपोर्ट अगर इंक्रीज़ हो रहा है और या फिर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में साइमल्टेनियसली कोई फ़र्क आ रहा है, हाँ साथ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, तो अगर एक्सपोर्ट का जो वॉल्यूम है वो इंपोर्ट के वॉल्यूम से ज़्यादा है, यानी जो चेंजेस आ रहे हैं एक्सपोर्ट में, जो इंक्रीमेंट हो रहा है एक्सपोर्ट में, वो अगर इंक्रीज़ इन इंपोर्ट से ज़्यादा है, तो ये जो IS कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आई बात। और अगर एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुआ और जो ये इंपोर्ट है वो कांस्टेंट है, तो भी जो शिफ्ट होगा IS कर्व में वो राइटवर्ड हो जाएगा। अगर इंपोर्ट चेंज हुआ, इंपोर्ट इंक्रीज़ हुआ, एक्सपोर्ट कांस्टेंट है, तो देख सकते हैं IS कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर इंपोर्ट इंक्रीज़ हुआ, जो चेंज इन इंपोर्ट है, इंक्रीज़ इन इंपोर्ट है, वो अगर इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है इंपोर्ट, तो भी जो IS कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्टवर्ड। तो ये शिफ्ट से
नेशनल इनकम पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो अगर राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो आप देख सकते हैं ये जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट है, ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है E2, वो शिफ्ट हो गया E3 पर, तो नेशनल इनकम में बढ़ोतरी हुई। और अगर ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो ये शिफ्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 पर, और जो नेशनल इनकम में रिडक्शन आएगा। तो बेसिकली ये मोटा मोटी इस पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है, आपको कुछ ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत लंबा वीडियो हो गया, 30 मिनट का ये वीडियो हो गया। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। ये परफेक्ट वीडियो नहीं है, इसका हम परफेक्ट वीडियो, मेरा अभी एग्ज़ाम चल रहा है, इसका परफेक्ट वीडियो हम ज़रूर बनाकर एक परफेक्ट बहुत ही सीक्वेंस के हिसाब से बनाकर हम अपलोड करेंगे हमारे एग्ज़ाम के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।